करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, फिर आते हैं तो इनको कोई कुछ बताने वाला नहीं होता है। ठीक है। करियर बेटा दो जगह बनाओ। एक तो आप कंपटीशन की तरफ जाओ, और एक आप एकेडमी की तरफ जाओ। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप जिंदगी स्पॉइल कर लोगे, पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। 32 साल आईएएस की उम्र है, 40 साल पीसीएस की उम्र है। ठीक है। 40 साल बाद अगर आप हाथ में कुछ नहीं है तो क्या करोगे आप? या घर वाले 40 साल, 20 साल तक आपको टाइम देंगे क्या? अगर आपकी उम्र 21 साल है तो क्या 40 साल यानी 19 साल आपको टाइम देंगे क्या? 32 साल तो दे भी सकते हैं वो, मतलब आपको 11 साल दे सकते हैं वो, 28 साल। ठीक है। और जैसे जैसे आपके पास अवसर खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे दिमाग पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है। कंपटीशन में आपके पास सिविल सर्विस है। सिविल सर्विस की आप तैयारी करते हो तो जितने भी पीसीएस हैं, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, थोड़ा बहुत वहाँ का रीजनल चीज़ें पढ़नी होती हैं। क्षेत्रीय, जैसे बिहार का भूगोल, ठीक है, यूपी का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, यूपी का इतिहास, वो थोड़ी सी रीजनल चीज़ें हैं, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा एक बुक आती है उसको पढ़ लो। लेकिन आईएएस का 90% जो सिलेबस होता है किसी पीसीएस में, कहाँ से बिलोंग करता है? आईएएस से। तो एक आईएएस की तैयारी करने के बाद लगभग सारे पीसीएस आप दे सकते हो। तो तैयारी किसकी करो? आईएएस की करो। और एसएससी जब आप देने जाओगे तो एसएससी में रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश ये होता है। और पहले जीएस होता था, पता नहीं जीएस है क्या, खत्म हो गया। चाहता है एसएससी में तो जीएस आ गया। तो आपने क्या किया? अगर आपने इसकी तैयारी करी है तो ये अपने आप कवर हो गया। इसकी तैयारी अलग से करना पड़ता है। ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास और भी बहुत सारे, हाँ, विभागीय परीक्षाएं हैं, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है, वो अपनी अलग से भर्ती निकालते हैं, इसमें भी आप जा सकते हो। सर्च करते रहो, मिल जाता है। लेकिन ये सही समय कब होता है? जैसे आपने बीए कर कंप्लीट कर लिया, तो बीए के बाद 2 साल कंपटीशन की तैयारी करो। कितने साल? और इसी 2 साल को आप खराब मत करो, यहाँ पर आकर के आप एमए कर लो। क्या करो? एमए। जिस समय आप सिविल सर्विस दे रहे होते हो, उस समय यहाँ भी आप कंपटीशन में आ जाओ। आप यूजीसी नेट दो। क्या दो? जी। यूजीसी नेट के दो फायदे हैं, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। अगर आपका बीए में 80% से ज़्यादा नंबर है तो आपको सी जी पी ग्रेड होता है, इसी के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं लोग। ठीक है। एक ग्रेड होता है ऑल इंडिया का। इसमें से 80% नंबर से ज़्यादा अगर है आपके पास तो 15 में से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो में से इसका टोटल मार्क्स होता है 100। कितना होता है? 15 में से 15 नंबर आ गए। अगर 60 से 80% है तो कितने मिलेंगे? 13। 2 नंबर बढ़ जाएंगे। और अगर 60% से कम आ गए तो सीधा 9 पे आ जाओगे आप। अगर 50 से 60% है तो 9 नंबर है। सीजीपी मार्क्स होते हैं जिसके आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं लोग। ये 100 नंबर का होता है। मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कैसे भर्ती होती है। जो एमए है, एमए है, एमएससी है, एमकॉम, जो भी कुछ आपका मास्टर्स की बात हो रही है, यहाँ पर अगर आपके पास 80% नंबर है तो आपको 25 नंबर इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है। 25 में से 25 मिल जाते हैं। कितने मिलते हैं यहाँ पर? 25 में से 25। वही स्थिति है। अगर कम हो गए, 60 से 80 गए तो 23 हो गए, और 60 से कम आ गए तो ये फिर 16-17 नंबर हो जाता है। ठीक है। नेट के नंबर होते हैं 5। कितने होते हैं? 5 नंबर ही मिलता है इसमें, 5 में से 5। क्वालिफाइंग होता है, बिना इसके आप प्रोफेसर बन ही नहीं सकते, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आपके पास नेट नहीं है तो फॉर्म ही नहीं भर सकते हो। तो इसलिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तभी आप फॉर्म भर पाओगे इसका। मुझे सेनेट बहुत टफ पेपर होता है। ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूरे देश में
इसी सब्जेक्ट में 200-250 से ज़्यादा लोग पास नहीं होते हैं, और टफ, IAS से भी ज़्यादा टफ पेपर है। इसका पेपर देखो, दिमाग खिल जाता है पूरी तरह से। ये तो बड़ी बात है ना। एडहॉक बन गए आप MA करके, आप PhD कर लिया MA करके, एडहॉक बन गए। आपने MA करके PhD कर लिया, गेस्ट फैकल्टी बन गए। लेकिन परमानेंट बनने के लिए आपको होना, एक्चुअली जो नेट होता है, अगर आपकी उम्र 32 साल है तो उससे कम है, और आप टॉप में आते हैं, टॉप 1% में आते हैं, उसी सब्जेक्ट में टॉप में 1% में आते हैं, तब तो आपका JRF होगा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है। इससे क्या है, आप PhD करते थे, और जैसे ही आप JRF बनोगे, जैसे 50,000 रुपये महीना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। 50,000 कम होता है क्या? SSC वगैरह की नौकरी में जो सैलरी मिलती है, उतना तो आप JRF निकाल लो तो मिल जाएगा आपको। और इसके बाद फिर जो अगले 1% होते हैं, किसी सब्जेक्ट में सपोज करो 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, कितना? 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो टोटल 2,000 बच्चे पास होंगे। कितने पास होंगे? 2,000। इस 2,000 में से 1,000 जो बच्चे होंगे वो JRF होंगे, जिनकी उम्र 32 साल से कम है। किससे कम है? कम है। और इसके बाद बाकी जो जिसके 32 साल से ज़्यादा है, वो क्या होंगे? नेट होंगे। क्या होंगे? नेट जो होता है उसको, वो केवल असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। लेकिन जो JRF होते हैं, ये रिसर्च भी कर सकते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और इनको 50,000 रुपये महीना सरकार देती है। ठीक है? नेट JRF में अंतर समझ आ गया? मतलब नेट तो हर आदमी पास करेगा, 2,000 के 2,000 नेट पास करेंगे, लेकिन उसमें से भी 32 साल से कम उम्र वाले हैं वो JRF हो जाएंगे। आगे बढ़े। फिर PhD आती है। PhD करने के दो तरीके हैं, या तो आप नेट पास करके जाओ, या तो आप CUT पास करके जाओ। PG के बाद पेपर होता है CUT का, उससे भी PhD होती है, और दोनों का लेवल एक जैसा होता है। यानी जो 32 साल से ज़्यादा के लोग हो गए PhD करना चाहते हैं, के पास अगला अवसर क्या होता है PhD करने का? CUET। वो पास करोगे, वो बहुत टफ होता है, और JRF से भी ज़्यादा टफ होता है। उसको पास करोगे तब आपका एडमिशन कहाँ होगा? PhD में होगा। और PhD जैसे आप कंप्लीट करोगे, जैसे आपको यहाँ पर 30 नंबर मिलते हैं, 30 में से या तो 0 आएगा या तो 30 आएगा। टोटल नंबर कितने हो गए? 30 5 35 और 60, 75 नंबर हो गए ना। ये कितने नंबर हो गए? 75 आउट ऑफ 100। ठीक है? अब 25 नंबर और कहाँ से आ रहे हैं इसमें? देखिए आप, 25 में से 10 नंबर होते हैं रिसर्च पेपर के। रिसर्च पेपर, ये PhD के साथ ही होता है रिसर्च पेपर, पब्लिश करवाना पड़ता है। ठीक है? 2-2 3-3 पेज के रिसर्च पेपर होते हैं, आइडियाज होते हैं रिसर्च पेपर। तो एक रिसर्च पेपर पर 2 नंबर होता है, मैक्सिमम 5 रिसर्च पेपर ये सबमिट करवाते हैं। तो रिसर्च पेपर लग गया। अगले जो 10 नंबर होते हैं, ये एक्सपीरियंस के होते हैं। किसके होते हैं? अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी कॉलेज में 5 साल असिस्टेंट प्रोफेसर में नौकरी की है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको कितने नंबर देगी? 10 नंबर। हर साल पर कितने नंबर होते हैं? अगले जो 5 नंबर होते हैं, ये आते हैं अगर राष्ट्रपति ने आपको कोई बड़ा पुरस्कार दिया है, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है? किसी क्षेत्र में आपको सम्मानित किया गया है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, तो 5 नंबर आते हैं। हो गया? सो अब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देना है, तो कितने नंबर चाहिए मिनिमम? 65 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर आप 80% से ज़्यादा स्कोर करें, यहाँ भी आप 80% से, तो 25 और 15 कितने हो गए? 40। नेट निकालें 40, और PhD करें 40 30 70।
क्योंकि इनके चक्करों में मत जाओ, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। कोई आदमी कहीं सरकारी नौकरी कर ही रहा है तो कर ही रहा हो, तो प्राइवेट को ये लोग मानते नहीं। ठीक है, रिसर्च पेपर के नंबर आपको मिल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे बताओ, मैं अभी करवा दूंगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोगों की पीएचडी 6-6 साल लग जाती है, 7-7 साल लग जाती है। मुझे मैं 3 साल में पूरा करवा दूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए आपको? ये थीसिस लिखना, सिनॉप्सिस लिखना, ये सभी का आर्ट है। इसके लिए बहुत अच्छे गाइड की जरूरत पड़ती है। नहीं पूरा करो तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी भाई? तो आपने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आईएएस बनने से ज़्यादा टफ है कि नहीं? यहाँ पर आपने क्या किया, एक प्रीलिम्स निकाला, एक रिटर्न निकाला और एक इंटरव्यू निकाला, मीन्स आपका सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये आपको 5400 ग्रेड पे दे रहा है। कितना दे रहा है? 57,000। ठीक है, 57,100 का पे बैंड है, और ये आपको दे रहा है 6,000 का ग्रेड पे। किसी सड़े से भी कॉलेज में जाओगे तो आप, अगर ड्यू के डिपार्टमेंट में चले गए तो 6600 का ग्रेड पे है। बीएससी में आगे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तो 7600 का ग्रेड पे है। ठीक है, 57,100 रुपया 5400 ग्रेड पे होता है। 7600 ग्रेड पे में कितना होता है? 77,800 बेसिक पे होती है। कितना अंतर आ गया? 57,100 और 77,800। एक असिस्टेंट प्रोफेसर आईएएस से बहुत ज़्यादा सैलरी पाता है। ये पैमेट्रिक लेवल हो गया 11, इसको बोलते हैं 10। अंतर है। अब आप नहीं समझे। प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एसोसिएट, एसोसिएट के बाद प्रोफेसर, ये हायरार्की होती है। प्रोफेसर में केवल अनुभव, जैसे 8 साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए तो आपका प्रमोशन हो जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर में। समझे? और उसमें से भी आपने कई सारे रिसर्च वर्क कंप्लीट कर लिए, 4-5 रिसर्च वर्क। इसके अलावा 8 साल आपके पास और अनुभव हो गया तो आप क्या बन गए? प्रोफेसर। समझ में आई बात? ये तो प्रमोशन है, ये तो डायरेक्ट थोड़ा कोई बनेगा। बनोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही ना, प्रमोशन लेकर के प्रोफेसर बनोगे ना आप तो। आप मेरी बात सुनिए, इस 30 नंबर को निकाल दो। 65 नंबर पूरा हो रहा है क्या आपका? देखो जरा, नहीं हो रहा है ना? इस 30 नंबर को निकालने के बाद बहुत डिफिकल्ट है कि कोई आदमी 65 नंबर पूरा करे। तो वो कहते नहीं कि आप पीएचडी करो, लेकिन पीएचडी बेटरी हो जाती है। नहीं समझे? वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप पीएचडी करो, वो तो कहते हैं भाई नेट निकाल के आप फॉर्म भर दो। लेकिन आपका स्कोर ही तो नहीं हो रहा है ना। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, प्रोफेसर तो छोड़ दो आप। हाँ, तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी ही करना है। बताओ, ये 30 नंबर निकालने के बाद बन जाओगे क्या आप? पीएचडी मैंडेटरी हो गया, नहीं हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मत सोचो बिना पीएचडी का कोई आदमी प्रोफेसर बन जाएगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैरियर में एक विकल्प लेके चलना चाहिए। ये आसमान से गिरने के बाद कहीं जमीन ही ना मिले। है, इसकी भर्ती की उम्र कितनी है? 56 साल। कितनी है? कोई भी आदमी 56 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। इसकी भर्ती की उम्र कितनी है? आईएएस में 32 साल है, पीसीएस में 40 साल है। 40 साल बाद अगर पीएचडी करने जाओगे तो होगा क्या? नेट निकलेगा क्या? और घर वाले समय देंगे क्या? तो थोड़ी सी मेहनत है कि आप यहीं इसको कंप्लीट, थोड़ी सी मेहनत है, बट हो जाएगा। ऐसा है। और आज से आप थिंक करना शुरू कर दो कि
तुम्हें पीजी करना ही करना है, नेट जेआरएफ निकालना ही निकालना है। जब मैं राजस्थान में गया तो राजस्थान के बच्चे मैं देखता था कि बीए करके सीधा कंपटीशन की तैयारी करते थे, और इसके बाद में 10 साल 12 साल 15 साल लगे हुए थे कंपटीशन में, नहीं कर रहा था। फिर उनकी मैंने काउंसलिंग करी क्योंकि हमने कहा बेटा एक ही जगह पर तीर मत मारो, या थोड़ा सा और भी सोचो, ठीक है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। और आज राजस्थान के बच्चे देखो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं।